हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट प्रीलिम 2021 में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। ये करंट अफेयर्स आने वाले प्रीलिम 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ओनली आज की तरफ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली आज नथिंग एल्स के नाम से। वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस मिल जाएगा। और इन क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर पीडीएफ और पीपीटी फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। ओनली आज की तरफ से नया कोर्स प्रारंभ हो रहा है, इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम IDMP 31 मई से शुरू है। इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 के सारे वीडियोस, एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज, सीसेट के टेस्ट सीरीज, रोजाना 10 एमसीक्यूज, फिर अपना सैटरडे यानी कि शनिवार को 100 सवालों का फुल लेंथ टेस्ट, जीएस का फुल लेंथ टेस्ट, सीसेट का टेस्ट और रोजाना एम्स के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो ओवरऑल क्या मिलेगा, 6000 जीएस एमसीक्यू, 445 मेंस के क्वेश्चन सीसेट और इसमें ऐसे भी मिलेगा। तो आपको जाना है ओनली एज की वेबसाइट पे dpp.onlyias.in पे जाना है, वहाँ जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं 7007931912 के ऊपर, ठीक है। ये कॉल है। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है देवबंद मूवमेंट से रिलेटेड है। देखिए, देवबंद नाम की एक जगह है, ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। इससे रिलेटेड अपने को 2 स्टेटमेंट अपने को दिए हैं। तो अगर हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें देवबंद मूवमेंट के बारे में जिक्र मिलता है। 2 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जिसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो था कि मुस्लिमों के बीच में कुरान और हदीस के बारे में जानकारी देना और नॉन मुस्लिम यानी कि जो काफिर हैं, काफिर के अगेंस्ट जिहाद की स्पिरिट को जगाए रखना। दूसरा है कि देवबंद मूवमेंट का जो मेन उद्देश्य था वो मॉरल और रिलीजियस रीजनरेशन करना मुस्लिमों के अंदर। देखिए, देवबंद मूवमेंट का 2 ऑब्जेक्टिव थे। उनमें 2 ऑब्जेक्टिव में तो ये था कि मुस्लिम जो है वो कुरान की पढ़ाई करें और कुरान के बाद हदीस की पढ़ाई करें। देखो, हदीस जो है वो कुरान के बाद लिखी गई है, लगभग 1200 के लगभग हदीस हैं, ठीक है। और इसमें ये बात भी की गई थी कि जिहाद की बात की गई थी, लेकिन जिहाद को नॉन मुस्लिमों के अगेंस्ट नहीं था, वो फॉरेनर यानी कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जिहाद करना था। जिहाद का उद्देश्य था दारुल हर्ब यानी कि काफिरों की जो लैंड है उसको हमें दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम में तब्दील करना था। अगर हम गूगल पे जाते हैं और जिहाद टाइप करते हैं तो मैरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसके हिसाब से हमें मिलता है कि जो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं उनके खिलाफ जो लड़ाई है उसे जिहाद का नाम दिया गया है। हालांकि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से हमें बस इतना ही पता होना चाहिए देवबंद मूवमेंट के बारे में। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है कि देवबंद मूवमेंट में मॉरल और रिलीजियस रीजनरेशन करना था मुस्लिम कम्युनिटी का, कि मुस्लिमों के अंदर जो इनका उद्देश्य ऐसा था कि जो मदीना था, जो हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़माने में जो सऊदी अरेबिया था, उस समय जो उस ज़माने में जैसा इस्लाम हुआ करता था, इस्लाम को जैसे फॉलो किया जाता था वैसा ही फॉलो अब किया जाना था, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। पहला गलत है और दूसरा बिल्कुल यहाँ पे हमें सही देखने को मिलता है। हिंदी में आप यहाँ देख पाओगे। दूसरा सवाल दिया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिया है। ये बॉडी तो पूरे साल ही न्यूज़ में रही है और खासकर तो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद में। और अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के नया जो चीफ है उनका अपॉइंटमेंट होना है, उसलिए भी ये न्यूज़ में है। 3 हमारे पास स्टेटमेंट है। पहला बोला है कि ये कोई स्टैच्यूरी बॉडी है। दूसरा बोला है कि स्टेट की परमिशन के बिना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट CBI को ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी स्टेट के अंदर। तीसरा बोला है कि CBI RTI की प्रोविजन से बाहर है। देखो, इसमें अगर पहले स्टेटमेंट पे हम जाते हैं तो स्टैच्यूरी बॉडी नहीं है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत CBI को पावर मिलते हैं। पहला अगर अपना स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड दैट इज 2 और 3 इज करेक्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो CBI को डायरेक्ट कर सकते हैं कि किसी मामले में आपको जांच करनी है या वो दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा अगर आप देखोगे तो CBI RTI के दायरे से बाहर है, लेकिन कई कोर्ट के ऐसे आदेश आए हैं उसमें बोला गया है कि CBI वाले
करप्शन, मेल प्रैक्टिसेस, इन सब से रिलेटेड जो जानकारियां हैं उसको वो छुपा नहीं सकते हैं, सीक्रेसी के अंदर वो नहीं कर सकते हैं। बट अपन अगर बात करें, बाई एंड लार्ज बात करें, तो आरटीआई के दायरे से बाहर आती है सीबीआई। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया। 2 और 3, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा भी बिल्कुल सही है। हिंदी में आप यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ई विन टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। इसके हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। देखो, पहला दिया है कि कोल्ड चेन जो होती है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, प्राइमरी बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना, और अगर मेडिकल स्टाफ नहीं है उस वक्त वैक्सीन लगा देना। देखो, ई विन टेक्नोलॉजी से पहले हमें समझना जरूरी है कि वैक्सीन को कैसे स्टोर किया जाता है। कई बार क्या होता है, स्पेशली अगर अपन कोरोना की बात करें, तो कोरोना की वैक्सीन जो है कोई भी कंपनी की हो, वो रूम टेम्परेचर पे हम उसको नहीं रख सकते हैं। हमें उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है, -60 डिग्री, -40, 6 डिग्री, 60 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे टेम्परेचर में। तो जब भी वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो हमें कोल्ड चेन बनानी पड़ती है। मान लीजिए अगर आप ग्वालियर में रहते हो और ग्वालियर के अंदर ये वैक्सीन का जो है वहाँ पे कुछ भी मान लीजिए स्टोर हाउस है, तो वो जो स्टोर हाउस होगा वो फुल्ली एसी होगा, और वो जो स्टोर हाउस होगा वो फुल्ली ऑटोमेटिक होगा। इट मीन्स कि वहाँ पे वाईफाई की व्यवस्था होगी और वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे टेम्परेचर के बारे में कि हमारे यहाँ पे हमने टेम्परेचर कितना मेंटेन किया हुआ है। तो अगर ई विन जो टेक्नोलॉजी के थ्रू उनके जो भी सुपीरियर होंगे वो चेक कर पाएंगे कि भाई ग्वालियर में कितना टेम्परेचर चल रहा है स्टोर हाउस का, भोपाल में कितना है, या चंडीगढ़ में कितना है, इस तरीके से। तो पहला इसका एम तो यही है कि भाई जो कोल्ड जो चेन है, कोल्ड स्टोरेज है, उनका टेम्परेचर मेंटेन करना वैक्सीन से रिलेटेड। तीसरा स्टेटमेंट तो एकदम ही बिल्कुल ही बेकार है कि मेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर, नर्स या कंपाउंडर नहीं है तो मतलब इसको लगा दो। देखो यार, क्वेश्चन के मैं इसमें ही दिया हुआ है, इवन टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, तो टेक्नोलॉजी ही है, इसमें कोई वैक्सीन कोई किसको क्या लगा देगा। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। आइडेंटिफाइंग द प्राइम बेनिफिशियरी एंड दी, और फिर ये कोल्ड चेन का टेम्परेचर मेंटेन करना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में दिया हुआ है। देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अगर आपने एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा। अपने पास 3 स्टेटमेंट दिए हैं। देखो, पहले में दिया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, या सॉरी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, जो कि मेडिटेरेनियन यानी कि जो भूमध्य सागर है वहां से आते हैं। दूसरे में बोला है कि ये विंटर में आते हैं, सर्दी के मौसम में आते हैं, और नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का हमारा, मान लीजिए कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे हल्की बारिश होती है। तीसरा बोला है कि जो रबी की फसल है उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। देखो, हम अगर तीसरे स्टेटमेंट पे देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, रेनफॉल होता है, वो रबी की क्रॉप के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। उसके लिए रबी की जो फसल है उसको बेनिफिट ही होता है। रबी की फसल में अगर हम देखेंगे तो मेनली गेहूं यानी कि वीट की फसल उगाई जाती है पंजाब और हरियाणा के अंदर। तीसरा अगर गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर ए सही बचा, 1 और 2। देखो, मैप के थ्रू अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से आते हैं, मेडिटेरेनियन सी से धीरे धीरे आते हुए हमारे इंडिया के ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आते हैं। हालांकि इसका हमें इफेक्ट बिहार और उत्तर प्रदेश तक भी देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ उतना देखने को हमें नहीं मिलता है। और इसमें सर्दी के मौसम में अचानक से बारिश होती है, थोड़ी बारिश होती है, बारिश की जो क्वांटिटी अमाउंट है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो हमारे इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन का भी है, और इसमें कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स में भी कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। पहला बोला इसने स्टेटमेंट की NIIFF को 2015 के अंदर बनाया गया था। इसमें 4 लाख करोड़ का फंड है, जिसमें इन्वेस्टमेंट हम करेंगे ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और स्टोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखो, पहला ही बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन जो है वो 2015 के प्रीलिम्स में आ चुका है। उस वक्त भी ये 4 लाख करोड़ की ही अमाउंट दी गई थी, बट वो 4 लाख करोड़ नहीं था। ये इसका जो कॉर्पस है, इसकी फंड जो है वो 40,000 करोड़ का है, ना कि 4 लाख करोड़ का। दूसरे में बोला है कि भाई इसके अंदर मैंडेटरी है कि भाई एनर्जी, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है उसमें अपने को इन्वेस्ट करना। ये बिल्कुल सही है। देखो, भारत में एनर्जी, वाटर और इनसे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। ये NIIFF क्या है, देखो इसमें एक टाइप का फंड है। इसमें 49% तो भारत सरकार की हिस्सेदारी है,
बाकी इसमें दूसरे देशों के लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती है। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो गए और एक हम फंड मैनेजर रखेंगे, वो अपना असेस करेगा, मूल्यांकन करेगा किस प्रोजेक्ट के अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए। तो ये बस बेसिकली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए है। और जीएस मेंस पेपर 3 में हमारे ऑलरेडी लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो टॉपिक के अंदर भी आपको पढ़ना तो होगा ही। तो ये बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अपना जो पिछला क्वेश्चन था उसमें था कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर कौन सा ज़्यादा डैमेजिंग होता है, कौन सा ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है और ट्रॉपिकल साइक्लोन इसीलिए ज़्यादा डैमेज करता है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आज आपको बताना है कि जो तिब्बतन प्लेट्यू है उसका इंडियन मानसून पे क्या इम्पैक्ट होता है। हिंदी में इसको बता देता हूँ कि जो तिब्बत का पठार है उसका भारतीय मानसून के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। आपको छोटा सा बताना है, 1 लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर भी आप बता सकते हो। आपकी परफॉर्मेंस आज कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को अपने साथी बंधुओं के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस भी बताएंगे और आप इनको शेयर अगर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएंगे वीडियोस। तो ओनली आइस से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर